आइए आपको दिखाते हैं चंगेज खान अपने गुलामों के साथ क्या करता था। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंगोलिया के अनंत और वीरान मैदान, जहां सर्दियों में हवाएं हड्डियों को चीर देती हैं। आज से लगभग 800 साल पहले इन्हीं सर्द हवाओं के बीच एक ऐसी आंधी ने जन्म लिया था जिसने पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास अपने खून से सने हाथों से लिख दिया। एक ऐसा इंसान जिसके खौफ का आलम यह था कि लोग उसका नाम लेने से भी कांपते थे। उसने अपने जीवन में इतना खून बहाया कि पृथ्वी का तापमान तक गिर गया। इतिहास के पन्नों में उसे एक राक्षस, एक कसाई और एक महान विजेता कहा गया है। आज हम बात कर रहे हैं उसी खौफनाक शासक की जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। तो हमारे इस चलचित्र की सदस्यता ले लें और अंत तक बने रहे, क्योंकि आज जो रहस्य आप जानेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 22% आबादी पर राज करने वाला यह इंसान पैदाइशी राजा नहीं था। साल 1162 में जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी मुट्ठी में खून का एक थक्का जमा हुआ था। मंगोल कबीले के पुजारियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा दुनिया को खून के समंदर में डुबो देगा। इस बच्चे का नाम रखा गया तेमुजिन। तेमुजिन का बचपन किसी महल में नहीं बल्कि मौत के साए में बीता। जब वह मात्र 9 साल का था तो एक दुश्मन कबीले ने उसके पिता येसुगेई को खाने में जहर देकर मार डाला। पिता की मौत के बाद उसके अपने ही कबीले के लोगों ने उसकी माँ होलुन और उसके छोटे भाई बहनों को मंगोलिया के उन वीरान और खतरनाक जंगलों में मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। सोचिए उस 9 साल के बच्चे की मानसिक स्थिति। जो कल तक कबीले के सरदार का बेटा था, आज वो और उस जड़ों और सड़े हुए जानवरों का मांस खाकर अपनी जान बचा रहे थे। यहीं से तेमुजिन के अंदर पलने लगा वह शैतान जिसने बाद में दुनिया को राख में बदल दिया। ताइच्यूद नाम के एक क्रूर कबीले ने तेमुजिन को बंदी बना लिया और उसे एक गुलाम की तरह रखने लगे। उन्होंने उस छोटे से लड़के के गले और हाथों में लकड़ी का एक भारी पट्टा डाल दिया जिसे कांग कहा जाता था, ताकि वह कभी भाग न सके। कई महीनों तक तेमुजिन जानवरों की तरह जंजीरों में बंधा रहा और रोज कोड़े खाता रहा। लेकिन एक रात जब सारे पहरेदार शराब के नशे में धुत थे तो तेमुजिन ने उसी भारी लकड़ी के पट्टे के साथ एक गहरी नदी में छलांग लगा दी। वह पानी के अंदर सिर्फ अपनी नाक बाहर निकालकर तब तक छिपा रहा जब तक कि दुश्मन उसे ढूंढते हुए बहुत दूर नहीं चले गए। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव ने उस छोटे से बच्चे को यह सिखा दिया कि इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है और अगर जिंदा रहना है तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर बनना पड़ेगा। अपनी पत्नी बोरटे को बचाने के लिए उसने अपने बचपन के दोस्त और खून के भाई जमुका से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर मेरकिट कबीले पर ऐसा भयानक हमला किया कि रातों रात पूरा कबीला खून से नहा गया। बोरटे को बचा लिया गया, लेकिन इस जीत के बाद तेमुजिन और जमुका के बीच सत्ता की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जमुका भी क्रूरता में तेमुजिन के बराबर था। एक बार जब जमुका ने तेमुजिन के 70 सेनापतियों को बंदी बनाया तो उसने उन सभी को जिंदा उबलते हुए पानी के विशाल कड़ाहों में डाल दिया था। लेकिन तेमुजिन ने अपनी चालाक रणनीति से जमुका की पूरी सेना को अपने पाले में कर लिया और अंततः अपने ही सबसे प्यारे दोस्त जमुका को हरा दिया। मंगोल परंपरा के अनुसार तेमुजिन ने जमुका की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तेमुजिन के अंदर की यह क्रूरता पहली बार तब दुनिया के सामने आई जब वह सिर्फ 13 साल का था। शिकार के दौरान एक छोटी सी चिड़िया को लेकर उसका अपने ही सौतेले भाई बेख्तेर से झगड़ा हो गया। तेमुजिन ने बिना पलक झपकाए अपने ही भाई के सीने में तीर उतार दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह इस बात का ऐलान था कि तेमुजिन अब एक आम बच्चा नहीं रहा। उसके लिए रिश्ते नातों से बड़ा सिर्फ एक ही धर्म था, ताकत। धीरे धीरे तेमुजिन जवान हुआ। उसकी शादी बोरटे नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई, लेकिन उसकी किस्मत को चैन कहाँ मंजूर था। एक दिन दुश्मन कबीले ने उसके तंबू पर हमला किया और उसकी जान से प्यारी पत्नी बोरटे का अपहरण कर लिया। बस यही वो पल था जिसने एक अनाथ लड़के को चंगेज खान बनने पर मजबूर कर दिया। अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए तेमुजिन ने अपनी बचपन की दोस्ती और कूटनीति का ऐसा जाल बिछाया कि उसने रातों रात एक विशाल सेना खड़ी कर ली। उसने दुश्मनों के कबीले पर ऐसा कहर बरपाया कि जो भी उसके रास्ते में आया उसे काट कर फेंक दिया गया। उसने अपनी पत्नी को तो वापस पा लिया, लेकिन अब उसे खून की लत लग चुकी थी। तेमुजिन अब रुकने वाला नहीं था। उसने मंगोलिया के आपस में लड़ने वाले हर छोटे बड़े कबीले को या तो अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया या उन्हें हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। साल 1206 तक आते आते
मंगोलिया का पूरा परिदृश्य बदल चुका था। सारे कबीले एक हो चुके थे और इसी साल मंगोलों की एक विशाल सभा बुलाई गई। इसी सभा में तेमुजिन को एक नया नाम और एक नई उपाधि मिली, चंगेज खान, यानी पूरी दुनिया का राजा। अब मंगोलिया उसके लिए छोटा पड़ने लगा था। चंगेज खान की भूख अब पूरी दुनिया को निगलने की थी। चीन से लेकर ईरान तक और रूस से लेकर यूरोप की सीमाओं तक मौत का एक ऐसा तांडव शुरू होने वाला था जिसकी कल्पना इंसानियत ने कभी नहीं की थी। सबसे बड़ा और खौफनाक नरसंहार तब हुआ जब उसने ख्वारिज़म साम्राज्य यानी आज के ईरान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके पर अपनी नजर मोड़ी। शुरुआत में चंगेज खान वहां के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद के साथ शांतिपूर्ण व्यापार करना चाहता था। उसने रेशम और सोने से लदे 500 व्यापारियों का एक दल भेजा, लेकिन ओट्रार शहर के एक लालची शासक ने उन सभी व्यापारियों को जासूस बताकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और उनका सारा माल लूट लिया। चंगेज खान को जब यह पता चला तो उसने कूटनीति का आखिरी रास्ता चुना। उसने 3 दूतों को शाह के दरबार में भेजा ताकि शांति से मामला सुलझ जाए, लेकिन शाह ने अपने घमंड में अंधे होकर एक दूत का सिर काट दिया और बाकी 2 की दाढ़ी मुंडवाकर तथा उन्हें जलाकर अपमानित करके वापस भेज दिया। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। चंगेज खान का क्रोध ऐसा भड़का कि उसने खुदा की कसम खाकर कहा कि वह इस साम्राज्य का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देगा। मंगोल सेना एक भूखे भेड़िए की तरह ख्वारिज़म पर टूट पड़ी। सबसे पहले ओट्रार शहर को राख किया गया और उस लालची शासक को जिंदा पकड़ लिया गया। चंगेज खान ने उसे सजा देने के लिए उसकी आंखों और कानों में खौलता हुआ पिघला हुआ चांदी डाल दिया ताकि उसकी लालच की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए। इसके बाद चंगेज खान बुखारा शहर पहुंचा। उसने घोड़े पर सवार होकर सीधे वहां की सबसे बड़ी मस्जिद में प्रवेश किया और पवित्र ग्रंथों को अपने घोड़ों के पैरों तले रौंदवा दिया। उसने वहां के लोगों से एक खौफनाक बात कही कि मैं खुदा का कहर हूँ और अगर तुमने पाप न किए होते तो खुदा मुझे तुम पर अजाब बनाकर न भेजता। मित्रों, जब चंगेज खान की सेना ने मंगोलिया की सीमाओं को लांघकर दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरफ रुख किया तो बाकी साम्राज्यों को लगा कि यह कोई आम लुटेरा होगा जो लूट पाट कर वापस लौट जाएगा, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था। वो एक चलता फिरता मौत का बवंडर था। इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसके शैतानी दिमाग में थी। उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक ऐसा तरीका ईजाद किया था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। जब मंगोल सेना किसी शहर को घेरती थी तो वो पहले से जीते गए शहरों के बेगुनाह कैदियों, बूढ़ों, औरतों और बच्चों को अपनी सेना के सबसे आगे खड़ा कर देते थे। इसे मानव ढाल कहा जाता था। जरा सोचिए उस खौफनाक मंजर को। जब किले की दीवारों पर खड़े दुश्मन के सैनिक मंगोलों पर तीर चलाते तो उनके अपने ही देशवासी, उनके ही भाई बंधु उन तीरों से छलनी होकर गिरते। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर दुश्मन सेना का मनोबल पूरी तरह टूट जाता था। साल 1209 में तुंगुत साम्राज्य पर हमले के दौरान उसने 30,000 बेगुनाह लोगों को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया था। चंगेज खान का एक और अजीब और भयानक शौक था। वो अपनी जीत का जश्न किसी आलीशान महल में नहीं मनाता था बल्कि कटे हुए सिरों के पहाड़ बनाकर मनाता था। उसका नियम साफ था, जो आज जिंदा बचेगा वो कल मेरे खिलाफ बगावत करेगा। इसलिए जब वह किसी शहर पर कब्जा करता तो आदेश देता कि वहाँ एक भी जीवित प्राणी बचना नहीं चाहिए। इंसान तो इंसान, उस शहर के कुत्ते, बिल्लियों और परिंदों तक को मार दिया जाता था। लेकिन उसकी क्रूरता की हदें तब पार हो गईं जब बात उसके परिवार पर आई। साल 1221 फारस का सबसे खूबसूरत और समृद्ध शहर था निशापुर। यह उस समय दुनिया के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था, लेकिन इस शहर ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा उसे इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार के रूप में चुकाना पड़ा। निशापुर के एक तीरंदाज ने गलती से चंगेज खान के दामाद तोकुचर को मार गिराया। जब यह खबर चंगेज की बेटी तक पहुंची तो उसका दुहक एक भयानक क्रोध में बदल गया। उसने अपने पिता से ऐसा इंतकाम मांगा जिसे सुनकर शैतान भी कांप जाए। चंगेज खान ने अपनी सेना को आदेश दिया, निशापुर को नक्शे से हमेशा के लिए मिटा दो। अगले 10 दिनों तक निशापुर में खून की ऐसी नदियां बहीं कि वहां की मिट्टी लाल हो गई। करीब 17 लाख लोगों को बेरहमी से काट डाला गया। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के सिर काटकर अलग अलग पिरामिड बनाए गए। उस शहर की जमीन को इतना खोदा गया कि वहां दोबारा घास का एक तिनका तक न उग सके। चंगेज की बेटी खुद उस राख और लाशों के ढेर को देखने वहां गई थी।
मनोवैज्ञानिक आज मानते हैं कि चंगेज खान एक मानसिक बीमारी का शिकार था, यानी उसे दूसरों को तड़पता देखकर खुशी मिलती थी। इसका एक खौफनाक सबूत यह भी है कि वो हाथियों को पकड़ने का आदेश देता और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ से नीचे धकेल देता। जब वो विशाल जानवर पहाड़ से लुढ़कते, उनकी हड्डियां टूटती और वो दर्द से चिंघाड़ते, तो चंगेज खान पहाड़ की चोटी पर बैठकर शराब पीते हुए जोर जोर से हंसता था। उसे लगता था कि कुदरत के सबसे ताकतवर जीव भी उसके आगे बेबस हैं। लेकिन मित्रों, कहानी का एक दूसरा और बेहद चौंकाने वाला पहलू भी है। चंगेज खान सिर्फ मौत नहीं बांट रहा था, बल्कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जेनेटिक निर्माता भी बन चुका था। उसने अपने जीवन काल में 500 से अधिक शादियां की। वो जिस भी राज्य को हराता, वहाँ की सबसे खूबसूरत राजकुमारियों को अपने हरम में शामिल कर लेता था। आज विज्ञान ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। एक आधुनिक शोध के अनुसार आज दुनिया में लगभग 1 करोड़ 60 लाख पुरुष ऐसे हैं जिनका गुणसूत्र सीधा चंगेज खान से जुड़ता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज धरती पर मौजूद हर 200 में से एक आदमी उसी राक्षस का वंशज है। उसने दुनिया के वंशावली विज्ञान को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। मित्रों, जिस इंसान ने आधी दुनिया को श्मशान बना दिया था, उसका अंत भी किसी भयानक श्राप से कम नहीं था। साल 1227 आते आते चंगेज खान 65 वर्ष का हो चुका था। चीन के पश्चिमी जिया साम्राज्य को कुचलने के बाद अचानक इस मौत के सौदागर की खुद मौत हो गई। लेकिन कैसे? यह आज तक इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। इतिहासकारों के बीच इसकी मौत की 2 कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पहली यह कि शिकार के दौरान वो अपने घोड़े से गिर गया और अंदरूनी चोटों के कारण तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन दूसरी कहानी ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े करने वाली है। कहा जाता है कि पश्चिमी जिया को हराने के बाद उसने वहां की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी को अपने तंबू में बुलवाया। उस राजकुमारी ने अपने कपड़ों में एक छोटा खंजर छुपा रखा था। जैसे ही चंगेज खान ने उसके करीब आने की कोशिश की, राजकुमारी ने उस पर ऐसा जानलेवा वार किया कि अत्यधिक खून बहने से दुनिया का सबसे बड़ा कसाई अपने ही तंबू में तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन मरने से पहले चंगेज खान ने अपने बेटों को एक ऐसा खौफनाक फरमान सुनाया जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। उसने कहा, मेरी कब्र का पता दुनिया में किसी को नहीं चलना चाहिए। मुझे ऐसे दफनाना कि मेरी कब्र के ऊपर से हजारों घोड़े दौड़ जाएं और वहां जंगली घास उगाए। अगर किसी ने भी मेरी नींद में खलल डाला तो मेरी रूहानी कयामत उस पर टूट पड़ेगी। उसे डर था कि जिन करोड़ों बेगुनाहों को उसने काटा है, उनके वंशज उसकी कब्र खोदकर उसकी हड्डियों की बेइज्जती करेंगे। चीन से लेकर मंगोलिया तक चंगेज खान के शव को एक विशाल ताबूत में रखकर ले जाया गया। यह कोई आम अंतिम यात्रा नहीं थी, यह मौत का जुलूस था। उसके बेटों का आदेश था कि रास्ते में जो भी इंसान, जानवर या परिंदा नजर आए, उसे तुरंत मार डालो। उस ताबूत के रास्ते में पड़ने वाले हर गांव को जला दिया गया। खेतों में काम करने वाले किसानों के सिर काट दिए गए और व्यापारियों को तीरों से भून दिया गया। सिर्फ एक शव को छुपाने के लिए रास्ते में लगभग 20,000 बेगुनाह लोगों की बलि चढ़ा दी गई। आखिरकार वह खूनी काफिला मंगोलिया की बुरखान खालदुन पहाड़ियों के एक गुप्त स्थान पर पहुंचा। यहाँ 2000 गुलामों से एक बेहद गहरी कब्र खुदवाई गई। चंगेज खान को उसके बेशकीमती हथियारों, दुनिया के 72 देशों से लूटे गए अरबों की संपत्ति और 40 जीवित लड़कियों के साथ दफना दिया गया। लेकिन अपनी कब्र का रहस्य छुपाने के लिए मंगोलों ने जो किया वो इंसानी सोच से परे था। जैसे ही कब्र का काम पूरा हुआ, मंगोल सैनिकों ने उन 2000 गुलामों के सिर धड़ से अलग कर दिए ताकि वो किसी को कब्र का रास्ता न बता सकें। इसके बाद राजधानी लौटते ही जश्न के बहाने एक दूसरी सैन्य टुकड़ी ने उन सैनिकों को भी घेर कर मार डाला जिन्होंने गुलामों की हत्या की थी, और फिर उन मारने वाले सैनिकों को भी खत्म कर दिया गया। मौत का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला चला जिसमें कब्र का राज हमेशा के लिए दफन हो गया। कहा तो यह भी जाता है कि मंगोलों ने एक पूरी नदी का बहाव मोड़कर चंगेज खान की सूखी कब्र के ऊपर से गुजार दिया। आज उस जगह पर सिर्फ पानी बहता है, न कोई पत्थर, न कोई निशान, बस बहता हुआ पानी और उसके नीचे दबा दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा खजाना। आप सोच रहे होंगे कि आज की आधुनिक तकनीक के दौर में भी इस कब्र को क्यों नहीं ढूंढा जा सका। इसका कारण है एक खौफनाक श्राप का डर। बात साल 1941 की है, जब सोवियत रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने उज्बेकिस्तान में मौजूद मंगोल वंशज तैमूर लंग की कब्र खुदवाने का आदेश दिया था। स्थानीय मुस्लिमों ने चेतावनी दी थी
कि कब्र पर लिखा है, जिसने मुझे जगाया वो ऐसी कयामत देखेगा कि दुनिया कांप उठेगी। लेकिन स्टालिन ने किसी की नहीं सुनी। 19 जून 1941 को कब्र खोली गई और मित्रों, ठीक 3 दिन बाद 22 जून 1941 को एडोल्फ हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। इसमें करोड़ों रूसी मारे गए। लोगों का मानना है कि अगर सिर्फ तैमूर की कब्र खोलने से द्वितीय विश्व युद्ध भड़क सकता है, तो सोचिए अगर चंगेज खान की कब्र खुल गई तो दुनिया का क्या हश्र होगा। शायद कोई ऐसा दानव बाहर निकले जो पूरी इंसानियत को ही निगल जाए। मंगोलिया में आज भी 240 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है जिसे एक खोरिग यानी महान वर्जित क्षेत्र कहा जाता है। पिछले 800 सालों से यहाँ किसी भी आम इंसान का जाना सख्त मना है। दरहात नाम का एक कबीला आज भी इसकी रखवाली करता है, जिनका काम पूजा करना नहीं बल्कि इस जगह को दुनिया की नजरों से बचाना है। 1990 के दशक में कुछ विदेशी टीमों ने गुरवान गोल परियोजना के तहत उपग्रह और अन्य उपकरणों से इस कब्र को ढूंढने की कोशिश की। उन्हें जमीन के नीचे कुछ अजीब चीजें मिली, लेकिन तभी अचानक टीम के सदस्य रहस्यमयी बीमारियों का शिकार होने लगे। उनकी गाड़ियों के टायर अपने आप फटने लगे और पूरा मौसम अचानक भयानक हो गया। मंगोलियाई जनता ने सड़कों पर उतरकर भयंकर विरोध किया कि उनके भगवान की नींद में खलल न डाला जाए। आखिरकार उस विदेशी परियोजना को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। आज एक अजीब सा विरोधाभास है। दुनिया के लिए चंगेज खान एक खूनी दरिंदा, राक्षस और हत्यारा था, लेकिन मंगोलिया के लोगों के लिए वह उनका राष्ट्रपिता है। मंगोलिया में आज उनके हवाई अड्डे से लेकर सड़कों, मूर्तियों, मुद्रा और यहाँ तक कि सबसे महंगी शराब के उत्पादों पर भी चंगेज खान का नाम और तस्वीर है। उनका मानना है कि चंगेज खान की आत्मा आज भी उनके काले सुल्दे में जिंदा है और मंगोलिया की रक्षा कर रही है। कब्र सिर्फ एक छलावा है। असली चंगेज खान आज भी मंगोलिया की हवाओं में और दुनिया के करोड़ों लोगों के खून में जिंदा है। तो मित्रों, यह थी एक अनाथ लड़के के दुनिया का सबसे खूंखार शासक बनने और उसकी मौत के खौफनाक रहस्यों की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या चंगेज खान की कब्र कभी मिल पाएगी या उसे हमेशा के लिए जमीन की गहराइयों में ही रहना चाहिए? अपनी राय हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे पसंद करें, साझा करें और हमारे मंच की सदस्यता लेना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में किसी और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए